बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रीनल पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले रीनल की कॉन्जेनिटल एनोमलीज के बारे में बात करते हैं। कॉन्जेनिटल एनोमलीज कौन कौन सी हो सकती हैं किडनी की? बायलेटरल रीनल एजेनेसिस मीन्स दोनों साइड पे किडनी बिल्कुल डेवलप ही ना हो, ठीक है, सिरे से डेवलप ही ना हो। बायलेटरल रीनल एजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब किस चीज़ का जनरेट होना, किस चीज़ का बनना, ठीक है। एजेनेसिस मीन्स एब्सेंस, सिरे से बनना ही ना। रेयर इनकम्पैटिबल विद लाइफ, यह रेयर होता है और लाइफ के साथ कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि किडनी के बगैर जिंदगी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी कोई बच्चा पैदा हो रहा है और हम पहले दिन ही उससे ये सस्पेक्ट नहीं कर सकते कि इसकी किडनी का कोई इशू है, और पहले दिन ही उसे डायलिसिस पे तो नहीं ना डाल सकते। तो इसलिए लाइफ इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। जब बंदा बड़ा जाता है उस वक्त तो हमें पता साथ में जब प्रॉब्लम का कोई ना कोई कंप्लेन करेगा उस टाइम पे हम RFTs वगैरह करवाएंगे। RFT में यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा होगा, फिर हम AV फिस्टुला या के CVP लाइन डाल के उसका डायलिसिस स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो सस्टेन कर सके, वो ज़िंदा रह सके, ठीक है। लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ हम ये वाले सारे स्टेप्स नहीं ले सकते। आवाज़ आ रही है ना सबको? जी सर, आ रही है आवाज। जी सर, आ रही है। ठीक हो गया। अपने काइंडली आप लोग जब आप लोगों से मैं कुछ पूछूं या आप लोगों ने बोलना हो तो अपने जो माइक है ना उसको अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस, दूसरी कंडीशन को एक साइड का जो किडनी है वो डेवलप ना हो, ठीक है। बायलेटरल भी हो सकता है एजेनेसिस और यूनिलेटरल भी हो सकता है। यूनिलेटरल हो तो उस पर लाइफ पॉसिबल है क्योंकि एक किडनी एटलीस्ट काम कर रहा है, एक किडनी के ऊपर बंदा जिंदा रह सकता है, ठीक है। रीनल एक्टोपिया हो सकता है और उसके अलावा हॉर्स शू किडनी हो सकते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो सर। रीनल एक्टोपिया होता है कि किडनी अपनी सही जगह पे है लेकिन उसका जो पोजीशन है वो अब नॉर्मल है, ठीक है। लोकेटेड ऑन द प्रॉपर साइड, यानी कि राइट साइड की किडनी है, राइट साइड पे ही होगी लेकिन वो अपनी प्रॉपर पोजीशन में नहीं होगी। एक्टोपिक यानी कि एबनॉर्मल पोजीशन पे होगी। ये देखिए ना, नॉर्मली किस जगह पे होनी चाहिए, इस जगह पे होनी चाहिए, लेकिन ये नीचे आके लगी हुई है, ये एक्टोपिक है। हॉर्स शू किडनी वाली, जिस तरह के हॉर्स के फीट होते हैं ना उस तरह का इसका कोई स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसलिए इसे हॉर्स शू किडनी बोलते हैं। नीचे से ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होंगी। ये नॉर्मल है, ठीक है। स्कैन लेटरल एजेंसिस, इसमें एक साइड पे आपको रीनल नहीं किडनी नज़र नहीं आ रहा। बायलेटरल, ये देखिए ये वाली कंडीशन सीरिनोमीलिया। उसके बाद कहाँ कहाँ पे ये हो सकती है? ये जो थ्रेसिस में हो सकती है, थ्रेसिक कैविटी के अंदर, ठीक है। क्रॉस्ड हो सकती है, यानी कि राइट साइड की किडनी जो है उसकी यूरेटर लेफ्ट साइड पे जाके ब्लैडर में इंटर हो रही हो, या लेफ्ट साइड की किडनी की जो यूरेटर है वो अपोजिट साइड में जाके ड्रेन हो रही हो, इसको क्रॉस्ड बोलेंगे। उसके अलावा एलियक यानी कि पेल्विक एरिया में किडनी हो सकती है। नॉर्मली तो ये होती है ना लंबर रीजन में। लंबर रीजन के अलावा अगर ये थोरेसिस में चली जाए या नीचे एलियक में आ जाए या पेल्विस में आ जाए, ठीक है, अब नॉर्मल पोजीशन होती है। कॉन्जेनिटल एनोमलीज में यूरेटर की कौन कौन सी हो सकती हैं? डुप्लीकेशन हो सकती है, यानी कि दो यूरेटर्स, ठीक है। यूरेट्रोसिल हो सकती है, ये वाली कंडीशन, यानी कि जिस जगह पे यूरेटर ओपन हो रही है उस जगह पे बैलूनिंग हो रही हो यूरेटर के जो विजाइकल एंड है, विजाइकल एंड होता है जो कि ब्लैडर के अंदर जिस जगह पे वो एंड हो रही है उस जगह पे बलून बन रहा हो, उसको यूरेट्रोसिल का नाम देते हैं। एक्टोपिक यूरेटर हो सकती है, ठीक है।
यानी कि इसमें अब नॉर्मल पोजीशन होगी यूरेटर की। उसके अलावा मेगैलो यूरेटर, यानी कि जिसमें यूरेटर का साइज बड़ा होगा, डायलेटेड यूरेटर होगी। ये देखें यूरेट्रोसिल बैलूनिंग हो रही है, ठीक है। डबल पेल्विस, इसमें जो पेल्विस है वो डबल होगी, ठीक है। बाइफिड, बाइफिड यूरेटर, ठीक है। एक्टोपिक यूरेटर ओरिफाइस, अगर यूरेटर नॉर्मली किस जगह पे ओपन होनी चाहिए, ब्लैडर के अंदर, लेकिन अगर ये जाके यूरिथ्रा में ओपन हो रही है या जाके ये फीमेल्स के अंदर सर्वेक्स में ओपन हो रही है, मेल्स के अंदर यूरिथ्रा में ओपन होगी, ठीक है, तो उसको एक्टोपिक यूरेटर का नाम देते हैं। ये मेगैलो यूरेटर। मेगैलो यूरेटर का मतलब क्या होता है कि यूरेटर का जो साइज है वो बड़ा होगा, डायलेटेड यूरेटर होगी, ठीक है। उसके अलावा पोस्ट केबल यूरेटर, जो यूरेटर होगी वो वेने कवा के बैक साइड से निकल रही होगी। नॉर्मली ये इस जगह से नहीं निकलेगी, ये डायरेक्टली इस तरफ को आ रही होगी, लेकिन यहाँ से क्या है, ये वेना केवा से पीछे से होके सामने की तरफ फिर आ रही है, ठीक है। इसको पोस्ट केबल यूरेटर का नाम देते हैं। ये देखिए यूरेटर अपनी सही एनाटॉमी पे तो आ रही है, लेकिन उस जगह पे आके ओपन नहीं हो रही। जाके ओपन कहाँ पे हो रही है, यूरिथ्रा के अंदर। Ureter going to the right spot, but instead of penetrating, travels down the outside of the bladder to penetrate the urethra, ठीक है। आउटसाइड द ब्लैडर चली गई और जाके किस जगह पे पेनिट्रेट हो रही है, यूरेथ्रा के अंदर। अब नॉर्मल ओपनिंग है यूरेटर की, ठीक है ना। ये क्या है, नॉर्मल ओपनिंग। उसके बाद हम बात करते हैं यूरेटर के बाद आ गया ग्लोमेरुलर डिजीजेस। ग्लोमेरुलस की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो सकता है, आईजीए न्यूरोपैथी नेफ्रोपैथी हो सकता है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस हो सकता है, ठीक है। ये कुछ ग्लोमेरुलर की डिजीजेज हैं। नेफ्राइटिक सिंड्रोम किन किन प्रॉब्लम्स में होगा, acute post streptococcal glomerulonephritis, उसके अलावा रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसके अलावा बर्गर्स डिजीज, आईजीए ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी जिसको बोलते हैं, एलपोर्ट सिंड्रोम। ये वाली जो कुछ ग्लोमेरुलर की डिजीजेज हैं, ठीक है, ये क्या काज करवा सकती हैं, नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक में आप लोगों ने डिफरेंस याद करना है। इसमें जस्ट ये कुछ स्पेलिंग का डिफरेंस है, और स्पेलिंग के डिफरेंस के अलावा इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। नेफ्राइटिक किस कंडीशन में होगा, नेफ्रोटिक किस कंडीशन में होगा। ये वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम काज करवाएंगी, ठीक है। ये कुछ दो प्रॉब्लम्स हैं, ये दोनों काज करवा, नेफ्राइटिक भी करवा सकती हैं, नेफ्रोटिक भी करवा सकती हैं। कौन सी हैं, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं ग्लोमेरुलस की, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी काज करवा सकती हैं और नेफ्राइटिक सिंड्रोम भी, ठीक है। उसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम स्पेसिफिकली और कौन सी डिजीज काज करवा सकती हैं, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेक्रोसिस, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, उसके अलावा मिनिमल चेंज डिजीज, अमाइलोइडोसिस एंड डायबिटिक ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक में फ़र्क क्या है। नेफ्राइटिक में क्या होगा, एक तो ओलिगोयूरिया होगा, यानी कि इसमें यूरिन फॉर्मेशन कम हो, ओलिगोयूरिया, ठीक है। हिमाचूरिया, और इसके अलावा इसमें क्या होगा, ब्लड आएगा, यूरिन के साथ आरबीसीज आएंगे, ठीक है। हिमाचूरिया होगा, ब्लड इन द यूरिन इज कॉल्ड हिमाचूरिया। ओलिगोयूरिया मींस डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया, और इसके अलावा इसमें क्या होगा, नॉन सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होगा, ठीक है। प्रोटीन यूरिया भी इसमें मिलेगा आपको। जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज क्रेटिनिन एंड इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, बन भी इंक्रीज होएगा और क्रेटिनिन भी इंक्रीज हो जाएगा, जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। एडिमा होगा, जीएफआर डिक्रीज होने की वजह से जो फ्लूइड है वो किसी जगह पे स्टे करेगा बॉडी के अंदर, और क्या काज करवाएगा, एडिमा काज करवाएगा। सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन इन द बॉडी, हाइपरटेंशन होगा, आरबीसीज एंड प्रोटीन आपको मिलेगी किस जगह पे, यूरिन के अंदर। उसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा, प्रोटीन यूरिया,
इसमें भी प्रोटीन यूरिया हो रहा है, लेकिन इसमें नॉन सिलेक्टिव है। इसमें प्रोटीन यूरिया होगा, लेकिन उसकी रेंज ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नेफ्राइटिक सिंड्रोम। इसमें मोर देन एक्सक्यूज मी 3.5 सर, ग्राम पर। जी जी। सर ये नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया का क्या मतलब है? एल्ब्यूमिन, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन यूरिया होता है ना, वो एल्ब्यूमिन लॉस होती है, ठीक है। एल्ब्यूमिन के अलावा भी अगर कोई और जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, वो भी लॉस होना स्टार्ट हो जाएं, उसको नॉन सेलेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। एंटीबॉडीज वगैरह भी होकर साथ में जाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर, अगर थैंक यू। जीपीएम ज़्यादा, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर ज़्यादा डैमेज होगी, तो वहाँ से नॉर्मली जो सबसे छोटा प्रोटीन होता है ना, जिसका साइज सबसे कम होगा, वो होती है एल्ब्यूमिन, ठीक है। सबसे पहले वो लॉस होती है अगर प्रोटीन यूरिया के अंदर। लेकिन अगर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होगी, तो वहाँ से दूसरे जो लार्ज साइज प्रोटीन है वो भी लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको नॉन सेलेक्टिव बोलेंगे। प्रोटीन यूरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कितना होता है? मोर देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर, यानी कि 24 आवर्स के अंदर 3.5 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन लॉस होगा, ठीक है। प्रोटीन लॉस होने की वजह से क्या होगा? एडिमा हो सकता है, रिटेंशन प्लस हाइपोएल्बुमिनेमिया। इसमें कौन सा प्रोटीन लॉस होगा? एल्ब्यूमिन। उसके अलावा हाइपर लिपिडीमिया, ब्लड के अंदर लिपिड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। लिपिड यूरिया, यूरिन के थ्रू लिपिड बाहर रिलीज होगा, ठीक है, बाहर एक्सक्रीट होगा। एंड प्रोटीन कास्ट, यूरिन के अंदर प्रोटीन कास्ट मिलेंगे, यानी कि प्रोटीन मिलेगा। क्लियर है? इन दोनों में क्या चीज़, किस चीज़ का डिफरेंस आया? प्रोटीन यूरिया दोनों में मिल रहा है, लेकिन इसमें नॉन सेलेक्टिव होगा, ठीक है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में जो और चीज़ें देखने वाली हैं, एक तो GFR डिक्रीज होगा, ठीक है, क्रेटिनिन इंक्रीज होगा और बर्न इंक्रीज होगा, हिमाचूरिया होगा और ओलिगोयूरिया होगा। ये तीन चीज़ें जो हैं इसको इससे डिफ्रेंशिएट कर रही हैं। इसमें ना तो ओलिगोयूरिया मिल रहा है, ठीक है, देखो इसमें सिर्फ इतना यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। उसके अलावा हिमाचूरिया, इसमें हिमाचूरिया नेफ्राइटिक में हो रहा है, नेफ्रोटिक में कोई हिमाचूरिया आपको नहीं मिलेगा। GFR डिक्रीज किस में हो रहा है? नेफ्राइटिक में। नेफ्रोटिक में GFR डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। नेफ्राइटिक में उसके अलावा हाइपरटेंशन मिल सकती है, नेफ्रोटिक में मिल भी सकती है, लेकिन यूजुअली नहीं मिलती। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोसिस, ये पेल एक निमोनिक है, ठीक है। मैसिव प्रोटीन यूरिया होगा इसके अंदर, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया, हाइपरलिपिडीमिया एंड एडिमा। पेल से प्रोटीन यूरिया, ए से एल्ब्यूमिनीमिया, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, ठीक है। एल से क्या होगा? हाइपरलिपिडीमिया एंड ई से एडिमा। उसके अलावा नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक में दोबारा डिफरेंस बता रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई होगा नेफ्राइटिक सिंड्रोम में। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? एक तो हाइपरटेंशन होगी, क्योंकि किडनी का अहम रोल होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ओलिगोयूरिया होगा, ठीक है। ओलिगोयूरिया के साथ आप क्या मिलेगा? कोला कलर्ड यूरिन। कोला कलर्ड यूरिन क्यों मिलेगा? हिमाचूरिया की वजह से, यानी कि जिस तरह का कोला का कोक आप पीते हो ना, कोक कोल्ड ड्रिंक जो है, उस तरह का, जिस तरह का उसका कलर होगा, उसी कलर का आप लोग जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में यूरिन फॉर्मेशन होगी, ठीक है। कोला कलर्ड यूरिन इसको बोलते हैं। बर्गर डिजीज में ये हो सकता है, इसलिए साथ में ये शो किए गए, यानी कि ये सिर्फ निमोनिक्स हैं, आपको आप देख के इसे इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। IgA नेफ्रोपैथी को बर्गर डिजीज भी बोलते हैं, इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसकी सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज कौन सी है? कोला और बर्गर आप लोगों ने याद रखना है। बर्गर डिजीज में सबसे ज़्यादा ये होता है, और इसमें यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन जो होगा वो कोला कलर्ड होगा, ठीक है। और इसके अलावा हिमाचूरिया, हिमाचूरिया की वजह से कोला कलर्ड यूरिन बनेगा। GFR डिक्रीज हो जाएगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा? हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया, एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा। हाइपर लिपिडीमिया, लिपिड का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा आपको मिलेगा, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा उसमें, ठीक है। मैसिव प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करो, ठीक है कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। उसके बाद बात करते हैं ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस की।
एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स फ्रॉम द रिसेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये PSGN की वजह से होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेंगे, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है, और वो एंटीबॉडीज जाके स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन के साथ बाइंड होंगे और एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन जाएगा, और वो कम्प्लेक्स ब्लड के अंदर ट्रेवल करेगा, ठीक है, और ट्रेवल करते हुए जब किडनी में पहुंचेगा तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स इन द ग्लोमेरुलाई काजिंग इन्फेक्शन, जब वो ग्लोमेरुलाई के अंदर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, ब्लड के थ्रू ग्लोमेरुलस तक पहुंचेगा, जब ग्लोमेरुलाई के अंदर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा तो उस जगह की इन्फ्लेमेशन काज करवा देगा। जब इन्फ्लेमेशन काज करवाएगा, डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उससे क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि GFR कम हो जाएगा। जब GFR कम हो जाएगा तो उसकी वजह से जो अलामत आएंगी वो क्या होंगी, एक तो प्रोटीन यूरिया होगा, प्रोटीन यूरिया किस वजह से हो रहा है, इन्फ्लेमेशन की वजह से। हिमाचूरिया होगा, वो भी इन्फ्लेमेशन की वजह से। ओलिगोयूरिया बिकॉज ऑफ डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाएगी, किस वजह से कम होगी, GFR कम हो रहा है। एंड डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन होगी, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से पेनफुल यूरिन, इसमें भी क्या होगा, पेनफुल यूरिनेशन आपको मिलेगी। हेडेक होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, फेशियल एंड पेरी ऑर्बिटल एडिमा मिलेगा, लेथार्जिक, लो ग्रेड फीवर, वेट गेन, एडिमा, etc, ठीक है। ये वाली आपको फीचर्स मिलेंगी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। क्लियर है? जी सर क्लियर। पैथोजेनेसिस क्या होगी, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगी, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के साथ नेफ्राइटिस एसोसिएटेड विद प्लाज्मिन रिसेप्टर, ठीक है, नेफ्राइटिस एसोसिएटेड विद प्लाज्मिन रिसेप्टर NAPLR, ठीक है। डेपोजिशन ऑफ nephritis associated plasmin receptor on the inner side of the glomerular tuft inducing plasmin related endocapillary inflammation। ये वाला जो एक कम्प्लेक्स है जाके एंडो इनर साइड पे डिपॉजिट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एंडोकैपिलरी की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, यानी कि जो इनसाइड पे कैपिलरीज होंगी उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। A local direct mechanism of glomerular inflammatory damage, it is not co-localized with complement or immunoglobulin। इसमें होता क्या है कि स्ट्रेप्टोकोकल प्रोटीनेज एक्सोटोक्सिन बी डेवलपिंग ऑफ सर्कुलेटिंग इम्यून कम्प्लेक्सेस, इसमें भी इम्यून कम्प्लेक्सेस वही सेम चीज़ है जो इसी का आगे कंटिन्यूशन है कि जाके कम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होंगे, डिपॉजिट होने के बाद उस जगह की इन्फ्लेमेशन काज करवाएंगे, इन्फ्लेमेशन एक तो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स हो सकते हैं, दूसरे कौन से कम्प्लीमेंट सिस्टम को जब भी एक्टिवेट करते हैं, कम्प्लीमेंट सिस्टम के कुछ स्पेसिफिक मीडिएटर्स होते हैं वो आके उस जगह पर डिपॉजिट होंगे, इन्फ्लेमेशन काज करवाएंगे, ठीक है, और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करवाएंगे। डैमेज करवाने की वजह से एक तो हिमाचूरिया हो सकता है, ब्लड आ सकता है यूरिन के अंदर, दूसरे नंबर पे क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से GFR डिक्रीज हो जाएगा, GFR डिक्रीज होने की वजह से ओलिगोयूरिया होगा, ओलिगोयूरिया के साथ पेनफुल यूरिनेशन हो सकती है, ठीक है। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 1, द स्प्लिट GBM, इसमें क्या होगा, जो GBM होगी, ये देखो ये नॉर्मल है, ठीक है, ये एबनॉर्मल है। इसमें क्या होगा कि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, और उसको अगर हम माइक्रोस्कोपी में देखें तो ट्राम ट्रैक अपीयरेंस नजर आएगी, एक स्पेसिफिक अपीयरेंस है, ये इस तरह की नजर आएगी, ट्राम ट्रैक, जिस तरह का ट्राम जो होती है ना, वो एक ट्रेन चलती थी पहले जमाने में, उस तरह का उसका जो ट्रैक होता है उस तरह की इसकी अपीयरेंस कुछ नजर आएगी। ट्राम ट्रैक आप उधर देखिएगा, आपको पता चलेगा ये एक बस टाइप होती थी, उस तरह के उसका जिस तरह का ट्रैक नजर आता है उसी तरह की इम्यूनोफ्लोरेसेंस में इसकी अपीयरेंस नजर आएगी। देयर आर ऑफन वेरियस इम्यून डिपोजिशन, इसमें भी क्या होता है, इम्यून कम्प्लेक्स की डिपोजिशन होती है। many causes, idiopathic causes have C3 nephritic factor, इसकी काफ़ी सारी कॉजेज हो सकती हैं, कुछ तो इडियोपैथिक है जिनकी अभी तक हमें
कोई समझ नहीं है, यानी कि अभी तक मेडिसिन में उसकी रिसर्च हो रही है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला कि क्यों हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जिन कॉजेज का पता है, हैव C3 नेफ्राइटिक फैक्टर, ये कंप्लीमेंट सिस्टम का एक वेरिएंट है C3। ठीक है, C3 नेफ्राइटिक फैक्टर, ये C3 क्या काज करवाता है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम काज करवा सकता है। एन ऑटो एंटीबॉडी विच स्टेबलाइजेस C3 कन्वर्टेज, इसने काम क्या करना होता है, C3 कन्वर्टेज को हाइपर स्टेबलाइज कर देता है। ऑफन कोर्स ग्रेन्युलोसिटी, इसको जब हम अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे, यूजुअली नेफ्राइटिक नेफ्रोटिक। इसमें क्या हो सकता है, नेफ्राइटिक या नेफ्रोटिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यूजुअली पहले नंबर पे नेफ्राइटिक होता है, दूसरे नंबर पे नेफ्रोटिक हो सकता है। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर का आप लोगों ने पीछे भी तरह मैंने बताया कि ये क्या काज करवा सकती है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या नेफ्राइटिक भी काज करवा सकती है, नेफ्रोटिक भी काज करवा सकती है। ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्बुमिnemia, एडिमा, हाइपोवोलीमिया, एज 2 to 7 इन मेल्स। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, प्रोटीन यूरिया होगा, प्रोटीन यूरिया की वजह से क्या होगा, एल्ब्यूमिन बाहर यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट होगी, जब बाहर एक्सक्रीट होगी तो ब्लड के अंदर उसका लेवल कम हो जाएगा, तो उसको हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, यानी कि ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा। एल्ब्यूमिन का लेवल जब कम होगा तो एडिमा हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उसके मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो फ्लूइड लीक आउट हो जाएगा फ्रॉम द वेसल्स इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। जब इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड इकट्ठा होगा तो उसको एडिमा बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हाइपोवोलीमिया, जब फ्लूइड लीक आउट हो के किस जगह पे चला जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया तो वेसल्स के अंदर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो कम रह जाएगा। जब वेसल के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम कम रह जाएगा तो उसको हाइपोवोलीमिया बोलते हैं। कि यूजुअली किस एज को अफेक्ट करता है, 2 to 7 ईयर्स ऑफ मेल्स। ठीक है, यानी कि मेल चिल्ड्रन को अफेक्ट करेगा। समझ आ गई है इसकी? जी सर। जी सर। प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्बुमिnemia, एडीमा कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर नहीं समझ आई मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आगे सुनिए। ठीक हो गया। उसके बाद है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, प्रोटीन यूरिया होगा, हेमाचूरिया होगा। ठीक है, प्रोटीन यूरिया इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मैसिव प्रोटीन यूरिया होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रोटीन लॉस होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में प्रोटीन यूरिया होगा लेकिन कम होगा, हेमाचूरिया होगा। ठीक है, इसमें जीबीएम ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है डैमेज होने की वजह से हेमाचूरिया मिलेगा। हाइपरटेंशन होगी, स्कूल एज मेल्स में होता है ये। ठीक है, कॉजेज इसकी क्या है, यह मेन कैरेक्टरिस्टिक्स अभी कॉजेज देख लेते हैं। एडियोपैथिक ग्लोमेरुलर डैमेज एंड कॉन्जेनिटल, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या तो इडियोपैथिक हो सकता है, ग्लोमेरुलर डैमेज की वजह से हो सकता है, या कॉन्जेनिटल हो सकता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस प्राइमरी हो सकता है एंड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। PSCN, पोस्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि होता है पोस्ट इन्फेक्शियस होता है, यानी कि इन्फेक्शन हो चुकी होती है, और जब इन्फेक्शन होती है तो हमारी बॉडी उस स्ट्रेप्टोकोकल जो एंटीजेंस हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज पैदा करेगी। वो एंटीबॉडीज जाके उन एंटीजन के साथ कंबाइन होगी और उनको उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेगी। अभी होता है क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडी जो कम्प्लेक्सेस होते हैं वो ब्लड के अंदर फिर रहे होते हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर मूव कर रहे होते हैं। जब ब्लड के अंदर मूव कर रहे होते हैं, जब वो किडनी से पास होने लगते हैं तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में वो आके डिपॉजिट हो जाते हैं। जब उस जगह पे आकर डिपॉजिट हो जाएंगे तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन करवाएंगे। ठीक है, और उसको डैमेज करवाएंगे। जब उसको डैमेज करवाते हैं तो उस जगह से प्रोटीन यूरिया, हेमाचूरिया, ठीक है, ये दोनों कंडीशन होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब ये दोनों कंडीशन होंगी साथ में हाइपरटेंशन भी डेवलप हो जाएगा। ग्लोमेरुलर चेंजेस, मेम्ब्रेन डैमेज कॉजेज परमेबिलिटी टू प्रोटीन, जब मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो उससे क्या होगा, प्रोटीन्स के लिए नॉर्मली जो मेम्ब्रेन होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, नॉर्मल जो मेम्ब्रेन होती है।
और प्रोटीन्स भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नॉर्मल में एक दूसरे को रिपेल कर जाते हैं। जब मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाती है। जब नेगेटिविटी कम हो जाएगी तो प्रोटीन जो है वो भी फिल्टर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो फिल्टर होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो यूरिन में अपीयर होंगे। जब यूरिन में अपीयर होंगे तो उसको हम प्रोटीन यूरिया बोलते हैं, ठीक है। इम्यून कम्प्लेक्सेस इंक्लूड्स ग्लोमेरुलाई। इसमें जीएफआर कम क्यों हो रहा है? क्योंकि इम्यून कम्प्लेक्सेस जाके ग्लोमेरुलाई को अक्लूड कर रहे हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसकी जो पोर्स हैं उनको जाके बंद कर रहे हैं। जब उनको बंद करेंगे तो जीएफआर कम हो जाएगा, यूरिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स में क्या होंगे? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में वेट गेन होगा, फैटीग होगी, एडिमा होगा, ठीक है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। एडिमा, यूरिन डिस्कलरेशन एंड लेथार्जी। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होगा? एक तो एडिमा मिलेगा, दूसरे नंबर पे यूरिन डिस्कलरेशन होगी, यूरिन का कलर चेंज होगा, और लेथार्जी थकावट वगैरह होगी। ट्रीटमेंट इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्जेनिटल होता है और रेडियोपैथिक होता है। लेकिन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हम क्या एंटी हाइपरटेंसिव और डायूरेटिक्स देंगे, क्योंकि इसमें जो ग्लोमेरुलाई है वो एक्लूड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इम्यून कम्प्लेक्सेस। तो यूरिन की आउटपुट इंक्रीज करने के लिए हम डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव देंगे। एंटी हाइपरटेंसिव डायूरेटिक्स भी एक्ट करती हैं एज एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है, ये भी एंटी हाइपरटेंसिव ही होती हैं। और अगर ब्लड प्रेशर डायूरेटिक्स के साथ कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर हम उसमें एड अप करते हैं, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ऐड कर देंगे, या इस तरह कोई ना कोई और मेडिकेशन ऐड कर देंगे। वो फिजिशियन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन को डिसाइड करेगा, ठीक है। प्रोग्नोसिस की भी बात करते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम 80% फेवरेबल रिलैप्सेस, ये 80% यानी कि इसकी प्रोग्नोस्टिक जो रेट है वो अच्छा है, लेकिन ये रिलैप्स करता है, ये दोबारा हो सकता है, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम फॉर एग्जांपल एक दफ़ा हुआ है तो ये दोबारा भी हो सकता है, ये नहीं कह सकते कि एक दफ़ा हुआ है दोबारा नहीं होगा, ठीक है। गुड रिकरेंस रेयर, इसमें जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है इसमें प्रोग्नोस्टिक रेट जो है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अलावा इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसका रिकरेंस रेयर है, ये रेयरली दोबारा यानी कि हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन कैसे कैसे हो सकती है? रीनल कॉलिक की वजह से हो सकती है, यानी कि स्टोन इन द रीनल पेल्विस, रीनल कैलिसिस, ठीक है। इन एरियाज में अगर स्टोन होंगे तो उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। जब उसके अलावा हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड इन्फेक्शन, इन तीन प्रॉब्लम्स की वजह से यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। रीनल कॉलिक साइट इसकी क्या होगी? लॉइन स्पेस बिलो द 12th रिब एंड आइलियर क्रेस्ट, ये वाला जो एरिया है इस एरिया में आपको पेन होगी। रीनल एंगल बिटवीन 12th रिब एंड एज ऑफ इरेक्टर स्पाइनल मसल, ये वाला जो स्पेसिफिक एरिया है इस एरिया में अगर कोई पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है तो दैट मीन्स दैट इज रीनल पेन। रेडिएशन टुवर्ड्स द अम्बिलिकस, उसकी जो रेडिएशन होगी, ठीक है ना, वो किस साइड पे होगी? टुवर्ड्स अम्बिलिकस, अम्बिलिकल की तरफ पेन रेडिएट करेगी, यानी कि बैक से होती हुई पेन किस तरफ को आ रही होगी? अम्बिलिकस की तरफ। ऑनसेट इज सडन, सडन ऑनसेट होगा। ड्यूरेशन वेरिएबल, यानी कि मे बी किसी की 1 घंटे में रुक जाए, किसी की 5 मिनट में रुक जाए, किसी की आधे घंटे में रुक जाए, ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन होगा वो वेरिएबल होगा। नेचर डल एकिंग पेन, डल पेन होगी, और उसके अलावा पल्साटाइल भी हो सकती है। पंजाबी में बोलते हैं ना लियाँ पेंडियाँ, यानी कि भी कभी आती है कभी जाती है, ऑन एंड ऑफ पेन जो होती है, ठीक है। इंटेंसिटी इसकी सीवियर होती है, बहुत सीवियर पेन होगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किस चीज़ की समझ ना आई हो? नो सर। समझ आ गई है या नहीं आई? आ गई है सर समझ। ठीक है।
इंक्रीज इंसिडेंस इन मेल्स ओवर एज 40। रीनल कैल्कुलाई के जो इंसिडेंस हैं वो मेल्स के अंदर जो जिनकी एज 40 से अबव है उनके अंदर इंसिडेंस रीनल कैल्कुलाई हो गए तो उसकी पेन की वजह से नाउजिया भी होगा और वॉमिटिंग, यानी कि पेन इतनी शदीद होती है कि उसकी वजह से नाउजिया और वॉमिटिंग होगा। ठीक है। पेन रेडिएट्स इन फ्लैंक एरिया, जो पेन होगी वो किस एरिया में रेडिएट करेगी? फ्लैंक एरिया की तरफ। ठीक है। उसके अलावा हेमाचूरिया हो सकता है, यानी कि ब्लड आ सकता है यूरिन के अंदर। डायग्नोसिस में हम सिस्टोस्कोपी कर सकते हैं, आईवीपी कर सकते हैं, रीनल स्टोन एनालिसिस कर सकते हैं, केयूबी, एक्सरे केयूबी यानी कि एक्सरे फॉर किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर कर सकते हैं, सीरम कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, ये वाली चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। एक मिनट। इसके अलावा जो पेन का ऑनसेट होगा वो सडन होगा, शार्प सीवियर पेन, बिकॉज ऑफ दैट पेन यू माइट हैव नाउजिया एंड वोमिटिंग। पेन में बी इंटरमिटेंट और कंटिन्यूस, डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द स्टोन। ठीक है। रिस्क फैक्टर्स के क्या होंगे? इन्फेक्शन, यूरिनरी स्टेसिस, इमोबिलिटी, हाइपरकैल्सीमिया, इंक्रीज यूरिक एसिड, इंक्रीज यूरिनरी ऑक्सलेट लेवल। ठीक है। ये उसके रिस्क फैक्टर हैं, इनकी वजह से यानी कि स्टोन बनने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर स्टोन किसी ऐसे एरिया में है जिस एरिया से यूरिन पास करके आगे ब्लैडर की तरफ जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल रीनल पेल्विस में अगर स्टोन होगा, ठीक है, या यूरेटर के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा? यूरिन पास आउट होके आगे ब्लैडर की तरफ नहीं जा सकेगा। जब यूरिन ब्लैडर की तरफ नहीं जा सकेगा, रीनल किडनीज जो नेफ्रॉन्स हैं वो तो कंटिन्यूसली यूरिन की प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है। यूरिन की उधर से प्रोडक्शन हो रही है लेकिन यूरिन आगे ब्लैडर की तरफ मूव नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा? बैकवर्ड प्रेशर डेवलप होगा। जब बैकवर्ड प्रेशर डेवलप होगा तो उस कंडीशन को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस का नाम देते हैं। ठीक है। वो जो यूरिन होगा वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा किस जगह पे? किडनीज के अंदर। जब किडनीज के अंदर यूरिन इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? उस कंडीशन का नाम है हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक है। हाइड्रोनेफ्रोसिस या तो रीनल पेल्विस के अंदर स्टोन हो और वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो यूरिन को बाहर जाने से, ठीक है, यूरिन को बाहर जाने से रोक रहा हो, या किसी जगह पे हो यूरेटर के अंदर, या यूरिथ्रा को उसने अगर इस एरिया तक यूरेटर तक कोई भी स्टोन होगा तो वो यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस काज करवाएगा। उसके अलावा अगर यूरिथ्रल आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है, अगर यूरिथ्रा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? एक तो ब्लैडर डायलेट होगा, पेशेंट लोअर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन करेगा, शदीद लोअर एब्डोमिनल पेन होगी, सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन। ठीक है। और अगर ये कंडीशन प्रलोंग हो जाए, ठीक है, लंबे अर्से तक रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा? बायलेटरल रीनल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। क्लियर है? यस जी सर। सर। समझ आ गई है? ये देखो, ऑब्स्ट्रक्शन किस एरिया में है? इस जगह पे स्टोन पड़ा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन बाय द कैलकुलस। जब कैलकुलस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है तो यूरिन पास आउट होके इस जगह से आगे ब्लैडर तक नहीं पहुंच रहा, ये यूरेटर है। ठीक है। यूरेटर के अंदर स्टोन पड़ा है जिसकी वजह से ये यूरिन है वो आगे पास नहीं हो रहा। जब यूरिन आगे पास नहीं होगा तो ऊपर प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, करते 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 प्रेशर किस जगह तक पहुंच जाएगा? बैकवर्ड किडनी तक। और जब किडनी में स्टे करेगा तो उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस का नाम देते हैं, और किडनी का इससे फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ये इससे क्या होगा? यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। अगर प्रॉब्लम इस जगह पे हो, यूरिथ्रा के अंदर यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन किसी वजह से हो सकती है, अगर कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है, अगर या
कोई यूरिथ्रा का कोई ऑपरेट हुआ हो या यूरिथ्रल ट्रॉमा हुआ हो या ब्लड जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उस वो इनलार्ज हुआ हो, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, यूरिथ्रल म्यूटस जो होगी वो क्लोज हो जाएगी। जब यूरिथ्रल म्यूटस क्लोज हो जाएगी इवन आफ्टर फिलिंग विद यूरिन, यूरिथ्रा ओपन नहीं हो सकेगा। जब यूरिथ्रा ओपन नहीं होगा तो बैकवर्ड प्रेशर डेवलप होगा। बैकवर्ड प्रेशर डेवलप होने की वजह से दोनों साइड पे बैकवर्ड प्रेशर डेवलप होगा और बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप होगी। क्लियर है? जी सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? हो सर। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इसको कल अगले लेक्चर में ख़त्म करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो बता दें।